हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूअर की भेजी एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जो कि सुनने में बहुत ही डरावनी है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्ट्री स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटी हो जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये घटना मुझे सुरेश जी ने भेजी है। सुरेश जो कि अहमदाबाद में रहते हैं। उनकी एज करीबन 32 साल की है। ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब उनकी उम्र 23 साल की थी। सुरेश जी को घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड घूमने गए थे। उत्तराखंड की हंसी वादियां सुरेश जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब आगे की घटना जो कि उनके साथ घटी है मैं आपको सुरेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सुरेश है और यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र 21 या 22 साल की थी। वो सन तो मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन इस घटना की एक एक डिटेल मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता सकता हूँ। एक बार मेरे दोस्त प्रतीक ने मुझसे उत्तराखंड चलने के लिए बोला। उस वक्त मेरे पास कुछ खास पैसे नहीं थे। मैंने प्रतीक से बोला कि मैं ट्रेन की टिकट और होटल की टिकट्स मैनेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मेरी जॉब नहीं लगी थी, मैं पढ़ाई कर रहा था। प्रतीक ने मुझसे बोला कि मुझे पैसों की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड में उसकी मौसी रहती हैं, हम उसकी मौसी के यहाँ ही रुक जाएंगे। और पैसे उसके पास थे। उसने कहा तुम बस अपने घर से अपने कपड़े लेकर चलो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और उसके बाद प्रतीक के घर पर पहुंच गया। प्रतीक के पिताजी ने हम दोनों को स्टेशन पर छोड़ा और वहां से फिर हम देहरादून पहुंचे। देहरादून बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मैंने पहली बार उसको देखा था। काफी अच्छे अच्छे पहाड़ और जंगल थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं पर बस जाऊं। पहली बार पहाड़ों को देख के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। प्रतीक की मौसी का घर देहरादून के थोड़ा आउटर में पड़ता था, मतलब वो जगह ज्यादा डेवलप नहीं थी। वहां पर पहाड़ और जंगल काफी ज्यादा थे। मुझे वहां पर जाने में अच्छा लग रहा था। हमें उसकी मौसी के यहाँ पहुंचते हुए रात हो गई, क्योंकि वो काफी दिनों बाद अपनी मौसी के यहाँ आ रहा था। उसको ढंग से रास्ता भी नहीं पता था। वो रिक्शे वाले को जो भी रास्ता बता रहा था, रिक्शे वाला बस उसी तरफ ही चला जा रहा था। उस वक्त काफी ज्यादा ठंड थी और कोहरा भी बहुत था। हमने रिक्शे वाले को एक पता बताया और फिर धीरे धीरे हम लोग वहां पर पहुंच गए। फिर एक रोड आई जो कि प्रतीक के मौसी के घर की तरफ जाती थी। हम उस रोड पे रिक्शे वाले को लेकर चले गए। कुछ देर बाद उसकी मौसी का घर आ गया। हमने दरवाजा खटखटाया और प्रतीक का मौसेरा भाई यानी कि उसका कजन निकला। वो प्रतीक से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। प्रतीक की मौसी आई और वो तुरंत हमारे ऊपर गुस्सा करने लगी। उन्होंने कहा ये कोई आने का टाइम है। हम कितना परेशान हो गए थे। प्रतीक ने अपनी मौसी से कहा कि हम रास्ता भटक गए थे और उस वक्त हमारे पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं था जिससे हम किसी को भी अपनी परिस्थिति के बारे में बता सके। फिर उसकी मौसी ने हम लोगों को घर के अंदर बैठाया और हमें खाना खिलाया। और फिर उन्होंने पूछा कि कितने दिनों के लिए आए हो। प्रतीक ने बोला कि हम 3-4 दिन यहीं पर रुकेंगे। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम सुरेश है। इसने देहरादून पहले कभी नहीं देखा है। ये ज्यादा बाहर घूमता भी नहीं है, इसीलिए मैं उसको देहरादून लेकर आ गया। उसकी मौसी ने कहा बहुत अच्छा। अगले दिन सुरेश का भाई हम लोगों को देहरादून घुमाने वाला था। हम सुबह जल्दी उठे। उसके बाद सबसे पहले हम मसूरी गए। मसूरी बहुत ही प्यारी जगह थी। हम पूरा दिन मसूरी घूमे। मसूरी की एक एक जगह उसने हमें घुमाई। उसके बाद हम रात में लौट कर आए। ऐसे ही 2 दिन हम लगातार घूमे। ऐसे ही जब हम लौट के आए तो अगले दिन प्रतीक के भाई की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उसने कहा कि मैं अब तुमको घुमा नहीं पाऊंगा। अचानक से उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई हमें समझ में नहीं आ रहा था। प्रतीक के भाई ने हमसे बोला कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अगले दिन अपने दोस्त को बोल दूंगा। उसके बाद वो तुम लोगों को एक एक जगह घुमा देगा। तुम परेशान मत हो, तुम लोग की छुट्टियां बर्बाद नहीं होंगी। हमें प्रतीक के भाई के साथ काफी ज्यादा अच्छा लगता था।
वो बहुत हंसमुख था, हमें सारी चीज़ें अच्छे से घुमाता था और हमें बहुत हंसाता भी था। मैं वैसे तो ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं था, लेकिन प्रतीक के भाई के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। उसके दोस्त को मैं नहीं जानता था। मैंने प्रतीक से बोला कि इसका दोस्त कैसा होगा मुझे नहीं पता, क्यों ना हम अकेले ही घूमने चले। प्रतीक ने मुझसे बोला कि तुम पागल हो क्या, हमें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हम कहीं भटक गए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मैंने प्रतीक से बोला कि कुछ नहीं होगा, तुम अपने भाई से बोल दो, उसको अपने दोस्त को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले बची हुई जगह घूम लेंगे, उससे बस जगह और रास्ता पूछ लो, बाकी बाहर तो लोग मिलते ही हैं, हम उनसे पूछते हुए बाकी की जगह घूम लेंगे। मेरे काफ़ी बोलने पर प्रतीक ने मेरी बात मानी और अपने भाई से मना कर दिया कि वो अपने दोस्त को ना बुलाए। उसके बाद हम अगले दिन खुद ही अकेले निकल गए। प्रतीक के भाई की बताई हुई काफ़ी जगह पर हमने विजिट किया। वो काफ़ी अच्छी जगह थी, कई मंदिर थे जो हमने पहली बार देखे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और कई ऐसी टूरिस्ट लोकेशन जहाँ से सनसेट काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिखता था। ऐसे ही 2 दिन हम और घूमे, हमें 4 दिन वहाँ पर गए हो चुके थे, आखिरी दिन और बचा हुआ था। प्रतीक ने मुझसे बोला कि हम 4 दिन से घूम रहे हैं, मैं आखिरी दिन अपने भाई के साथ थोड़ा बैठ के बातें करना चाहता हूँ, अपनी मौसी और मौसा के बारे में हालचाल पूछना चाहता हूँ। मैंने प्रतीक से कहा ठीक है, तुम उन लोग से बात करो, मैं अकेले ही घूम लूँगा। प्रतीक ने बोला कि तुम भी हमारे साथ रुको। मैंने प्रतीक से बोला कि मैं क्या ही बात करूँगा, तुम्हारा परिवार है, मैं कबाब में हड्डी बन के क्या करूँ, मुझे तुम थोड़े पैसे दे दो, मैं घूम लूँगा। प्रतीक ने कहा तुम अगर रास्ता भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने प्रतीक से बोला कि 4 दिन में मुझे काफ़ी ज़्यादा रास्ता पता चल चुका है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, तो मुझे कुछ पैसे दे दो। उसने कहा ठीक है। फिर प्रतीक ने मुझे कुछ पैसे दे दिए और मैं अगले दिन सुबह घूमने के लिए निकल गया। उस दिन मैंने पैसे ज़्यादा खर्च नहीं किए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, और वैसे भी मैं ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं करता था। मैंने सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही पैसे खर्चा किए। मैंने और भी कई जगह घूमी जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वैसे भी मैं 4 दिन में काफ़ी जगहें घूम चुका था, तो कोई नई जगह मेरे हिसाब से तो नहीं बची थी। घूम के मैं वापस लौट रहा था, शाम भी हो रही थी। पहाड़ों का सनसेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे बस वही देखना था, लेकिन घर पहुंचने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं पूछते हुए घर पहुंच जाऊंगा, और वैसे भी रास्ता तो मुझे याद ही है। पहाड़ों से सनसेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं दोबारा मसूरी गया और मसूरी के एक पॉइंट पर खड़े होकर मैंने सनसेट देखा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सूरज के डूबते ही अंधेरा हो गया। वो पूरे हरे हरे पहाड़ मुझे रात में काले पहाड़ दिखाई दे रहे थे। जिस रोड से मैं जा रहा था वो भी एकदम शांत हो गई। दिन के वक्त तो वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट दिखते हैं, लेकिन शाम होते ही अंधेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। मैं पैदल ही प्रतीक के मौसी के घर की तरफ जा रहा था। मुझे रास्ता याद था। प्रतीक के मौसी का घर मेरी जगह से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं पैदल ही जा रहा था। ढलान थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा था। उस वक्त कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था और न ही कोई आदमी आ जा रहा था जिससे मैं लिफ्ट ले सकूं। ठंड भी बहुत लग रही थी। मैंने उतनी भी गर्म जैकेट नहीं पहनी हुई थी जिससे मेरी ठंड चली जाए। मेरे दोनों हाथ मेरी जेब में थे और मैं नीचे की तरफ देख रहा था। ठंड की वजह से मेरे कंधे सिकुड़ रहे थे, लेकिन चलने की वजह से शरीर थोड़ा गर्म था। मैं धीरे धीरे चुपचाप चल रहा था। तभी मैंने देखा कि पीछे से खूब स्पीड में एक बाइक निकल के गई। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में थी, तो वो निकल गई। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि मेरे ही आगे एक छोटी बच्ची चल रही है। वो भी काफ़ी स्पीड में नीचे की तरफ जा रही थी। वो बच्ची मेरे से करीब 20 मीटर की दूरी पर थी। वो अचानक से सामने कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता चला। मैंने तो उसे देखा भी नहीं था। मैं अपना सर नीचे करके चल रहा था और वो भी काफ़ी स्पीड में चल रही थी, लेकिन उसके चलने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग था। वो ऐसे चल रही थी कि जैसे उसको कोई धक्का दे रहा हो। वो अपने दोनों हाथ दाहिने बाएं बहुत ज़ोर से हिलाते हुए चल रही थी और अपने सर को झटकते हुए चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसको कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। कुछ देर आगे चलने के बाद एक मोड़ आया और कोई रास्ता ही नहीं था।
वो मोड़ एक ढलान थी, हमें उस पे से नीचे ही उतरना था। वो लड़की उस मोड़ पे मुड़ी ही नहीं और सीधे चलती जा रही थी। सीधे खाई थी। वो सीधे खाई की तरफ भागते हुए जा रही थी। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी ही नहीं। वो मेरी आंखों के सामने उस खाई में अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कूद गई। मैं देख के हैरान हो गया। मैंने उसको चिल्ला के रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। वो काफी ज्यादा अजीब लगा मुझे। उस बच्ची की उम्र करीब 9 या 10 साल की थी, और जब वो पहाड़ से कूदी तो उसकी हल्की सी भी चिल्लाने की आवाज नहीं आई। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। कि मैंने क्या चीज देखी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं भागते हुए उसी रोड के किनारे पर गया जहां पर खाई थी। नीचे की तरफ मेरी देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रात की वजह से मुझे खाई के नीचे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं इस बात को किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, और इस वक्त मैं यहां पर अकेला ही हूं। मैंने वहां से जाने की सोची। मैंने अपने चलने की स्पीड और बढ़ा दी, और मेरे दिमाग में यह भी चल रहा था कि प्रतीक मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चलते वक्त मेरे हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। मैंने क्या देखा था मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैं रोड पे चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी एक सपना देख रहा हूं और कुछ देर में मेरी आंखें खुल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सब मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए बोल रहा था। मैंने अपने चलने की स्पीड को और तेज कर दिया। कुछ देर बाद मैं थक गया, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, और फिर मैं धीरे धीरे पैदल चलने लगा। अंधेरा और बढ़ता जा रहा था। उस वक्त रात के 8:30 बज गए थे। पहाड़ी इलाका, अंधेरा, और पूरे पहाड़ी रोड पे मैं अकेला। कुछ देर बाद ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ा, बस आगे की तरफ चल रहा था। वो चलने की आवाज बहुत ही तेज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने पैर जमीन पर बहुत तेजी से पटक रहा हो। फिर मैंने हिम्मत करके पीछे की तरफ मुड़ के देखा, और मैं हैरान हो गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि वही बच्ची दोबारा मेरी तरफ पीछे चलते हुए आ रही है। वो उसी तरीके से अपने हाथ को हिला रही थी और अपनी गर्दन को हिला रही थी। उसकी आंखें काली काली थी और काफी ज्यादा बड़ी थी। उसकी आंखों में मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो अपने मुंह को खोली हुई थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। मैंने पीछे से जब उसको देखा था तो मुझे सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दी थी, लेकिन जब मैंने आगे से उसका चेहरा देखा तो मैं पागल ही हो गया। उसकी काली काली बड़ी आंखों में मुझे मेरी मौत दिखाई दे रही थी। वो हंसते हुए मेरी तरफ काफी तेजी से आ रही थी। मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। मैंने अपनी भागने की रफ्तार को बढ़ा दिया। मैं काफी तेजी से भाग रहा था। मेरी सांस भी नहीं आ रही थी। मुझसे ज्यादा तेजी से मेरे पीछे वो लड़की भाग रही थी। उसकी रफ्तार मेरी रफ्तार से काफी ज्यादा तेज थी। जब मैंने पहली बार पीछे मुड़ के देखा था तो मुझसे उसकी दूरी करीब 15 मीटर की थी, और कुछ देर बाद वो मेरे खाली 10 मीटर की दूरी पर थी। ऐसे ही धीरे धीरे वो मेरे और करीब आती जा रही थी। उसकी जबान उसके चेहरे से बाहर लटक रही थी। उसकी काली आंखें लगातार मुझे ही देख रही थी। मैं पहले आगे की तरफ भाग रहा था और फिर मैं पीछे भी देख रहा था। मैं जितनी बार पीछे की तरफ मुड़ते हुए देख रहा था वो मेरे और करीब आ रही थी। वो भागते हुए चिल्ला रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे, लेकिन मैं लगातार रफ्तार में भाग रहा था। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने भागने पर ज्यादा फोकस किया। कुछ देर बाद उसके दौड़ने की और पैर पटकने की आवाज जस्ट मेरे पीछे से आने लगी। मेरे पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरे अंदाजे से वो मुझसे करीब 2 मीटर की दूरी पर ही थी। मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं पीछे देख सकूं। मुझे उसके जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं ऊपर वाले का नाम ले रहा था। मैं रो रहा था। पूरी रोड पे मैं बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। उस वक्त मेरी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। पूरी वादियों में मेरे चिल्लाने की आवाज बहुत बुरी तरीके से गूंज रही थी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। मैं लगातार यही दोहराए जा रहा था। कुछ देर बाद तो मेरे गले से आवाज निकलना भी बंद हो गई।
उसके डर ने मुझे इतना सम्मोहित कर लिया था कि मैं ऊपर वाले का नाम नहीं ले पा रहा था। तभी मैंने देखा कि ढलान के नीचे से ऊपर की तरफ एक रोशनी आ रही है। वो रोशनी कोई और नहीं, एक मोटरसाइकिल थी जो कि मेरी तरफ ही आ रही थी। वो मोटरसाइकिल मेरी तरफ उतनी ही रफ्तार से आ रही थी जितनी रफ्तार से मैं उसकी तरफ भाग रहा था। मैं चिल्ला रहा था, अपने दोनों हाथों को फैला के उस मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो मुझसे काफी दूर थी। मुझे ये नहीं पता था कि उस पर कितने आदमी हैं। मुझे बस इतना पता था कि वो एक मोटरसाइकिल है और अगर वो मेरी मदद नहीं करेगी तो शायद आज मैं मर जाऊंगा। मैंने चिल्लाते हुए उसको रोकने की कोशिश की। वो मोटरसाइकिल काफी रफ्तार में थी। मैं जाके उस मोटरसाइकिल के सामने ही खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ वरना ये मुझे मार डालेगी। उस मोटरसाइकिल में 2 आदमी बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों को देखा ही नहीं। मेरी नजर बस उनकी मोटरसाइकिल की लाइट पर थी। मैंने उनको देखा भी नहीं कि वो कौन है। मैं बस उनसे चिपक गया। मैं उनके पैर पकड़ने लगा कि मुझे बचा लो वरना वो मुझे मार डालेगी। मैं अपने होश में नहीं था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने बस उनके पैर पकड़े हुए थे। वो मुझे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि शांत हो जाओ, यहां पर कुछ भी नहीं है। तब भी मैं लगातार चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो। वो कोई और नहीं, प्रतीक था। और बाइक जो चला रहा था वो प्रतीक के भाई का दोस्त था जिसको मैं नहीं जानता था। प्रतीक ने मुझसे बोला कि क्या हो गया, तुमको आने में इतना लेट क्यों हो गया, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया मुझे बताओ। मैं रोने लगा। मैं प्रतीक को देख के जोर जोर से रोने लगा और मैंने बोला कि आज तुम ना आते तो मैं मर जाता। प्रतीक ने मुझसे पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या। तब मैंने उस रोड की तरफ देखा और वो रोड एकदम शांत और सुनसान थी। वहां पर कोई भी नहीं था। मैं रोते हुए प्रतीक को बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पीछे एक लड़की भाग रही थी। उसकी काली काली आंखें थी। वो एक डायन या भूत थी, मुझे नहीं पता। मैं बहुत ज्यादा डर गया था प्रतीक, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। प्रतीक ने मुझे संभाला। उसने कहा शायद तुम्हें कोई वहम हुआ है, तुम्हारा मौसी इंतजार कर रही हैं। वो काफी परेशान हो गई थी। मैंने तुमसे बोला था कि तुम अकेले मत जाओ, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। मैंने प्रतीक से बोला कि मुझे घर ले चलो। मैं प्रतीक के सामने हाथ जोड़ रहा था कि मुझे बचा लो और मुझे घर ले चलो। प्रतीक के दोस्त ने अपनी बाइक स्टार्ट की और उन लोगों ने मुझे बीच में बैठाया। प्रतीक मेरे पीछे ही बैठा हुआ था। मैंने प्रतीक के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था कि मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। प्रतीक मुझे पूरे रास्ते समझाते हुए आया कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम तुमको घर लेकर चलते हैं। मैंने प्रतीक को रास्ते पर बताने की कोशिश की कि प्रतीक वहां पर एक चुड़ैल थी, वो एक डायन थी, वो मेरा पीछा कर रही थी। प्रतीक मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो लगातार कह रहा था कि मुझे वहम हो गया है, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। 15 मिनट बाद हम मौसी के घर पहुंच गए। मौसी ने मुझको देखा और वो मुझे डांटने लगी। उन्होंने मुझसे बोला कि ये कोई तरीका नहीं होता है, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि तुम जब आओ तब जाओ। मैंने मौसी को अपनी बात समझाने की कोशिश की। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने मौसी को बताया कि अगर आज प्रतीक ना आता तो शायद मैं मर जाता। मौसी मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए मैंने उनको अपनी बातों का ज्यादा जवाब नहीं दिया। वहां पर सिर्फ मेरा एक प्रतीक ही जानने वाला था। मैंने प्रतीक को समझाया। प्रतीक मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रतीक ने मुझसे बोला कि मैंने उसकी बेइज्जती करा दी। अगले दिन हमारी ट्रेन थी। मैं पूरी रात डर की वजह से नहीं सोया। मैं पूरी रात प्रतीक के पास ही लेटा हुआ था। प्रतीक ने मुझसे बोला कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कल हम घर चलते हैं। अगले दिन सुबह हमने ट्रेन पकड़ी और रास्ते भर मैं प्रतीक को वही चीज समझाते हुए आया कि प्रतीक मैंने जो देखा वो सच था। प्रतीक मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैं घर पहुंचा। मैंने अपने घर वालों को भी ये सारी चीजें बताई। उन्होंने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिन तक वो लड़की मेरे सपने में आती रही। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मेरे कमरे पर है। जब भी घर में लाइट जाती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो मेरे पीछे खड़ी होकर चल रही है। जब भी कोई मेरे आगे या पीछे चलता था तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि वो लड़की मेरे साथ ही है। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई। मेरे घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया। मैंने मम्मी को बताया कि मैंने ये सब चीजें देखी हैं। माँ लोगों का दिल बहुत अच्छा होता है। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया। उन्होंने फिर मुझे एक पंडित जी को दिखाया और झाड़ फूक कराई। हालांकि ऐसा कोई भी भूत बाधा मेरे ऊपर नहीं थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी देखा वो एक सच था और उसी डर की वजह से मेरी हालत इतनी खराब हो गई। उस लड़की का डर मेरे अंदर बस चुका था और करीब 2 महीने तक मैं ऐसे ही रहा। 2 महीने बाद उसका डर मेरे अंदर से निकला और फिर
ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी बताई भी एक एक बात सच है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये थी मेरी व्यूअर की भेजी हुई एक घटना। ये वीडियो काफ़ी छोटी है, लेकिन ये घटना सच्ची है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।